हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने सॉल्यूशन की मोस्टली ज़्यादातर थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे डिस्कस करते हैं और न्यूमेरिकल्स पे मोस्टली ज़्यादातर हमने नॉर्मलिटी पे क्वेश्चन कर लिए थे। तो अब है ना एक ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में श्योर आता है क्वेश्चन। उन पे सब पे एक ही क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन उन पे सब सॉल्व करते हैं, ठीक। यानी 100% उसमें से बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए उससे पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन है जो लेसन हमने कराया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की थ्योरी में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए अगर हमने एक आम लिया और आम को नमक के पानी में उसको 2 घंटे के लिए डाल दिया, तो बताइए उसमें आम में क्या चेंज आएगा। बताइए आम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा या आम बड़ा हो जाएगा या आम सिकुड़ जाएगा या आम उसमें सड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है आम क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा उसमें। ऑस्मोसिस प्रोसेस वही है, NaCl का घोल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो मैंगो के अंदर जो कंसंट्रेशन घोल है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन घोल है वो है कम, तो उसमें से क्या होंगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स निकल के NaCl के घोल में आ जाएगा, आम क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो गलती से भी पके हुए आम को नमक के पानी के घोल में नहीं डालना है, ठीक। तो अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो बहुत सारे आते हैं बोर्ड जब एग्जाम दे के आते हैं तो पेपर लेके आते हैं मेरे पास, और जब मैं उनसे पूछता हूँ पेपर कैसा हुआ तो कहते हैं सर बहुत अच्छा पेपर हुआ, 35 में से 35 नंबर आएंगे या 34 नंबर आएंगे। लेकिन जब मैं उनका बोर्ड पेपर देखता हूँ और उनसे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता हूँ तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो क्या कर जाते हैं, मिस्टेक्स गलत कर जाते हैं। अब वहाँ क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को ध्यान से तो पढ़ा नहीं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। को बोर्ड पेपर है उसको बहुत ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को उसके बाद अटेम्प्ट करें। बोर्ड वाले क्या करेंगे, हल्का सा पेपर को क्या बनाएंगे, थोड़ा सा उसको टिपिकल बनाएंगे, घुमाएंगे। तो आपको घूमना नहीं है, उसको क्या करना, पेपर को अच्छी तरह पढ़ के उसको तब सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए 1% NaCl है और 1% ले लिया हमने CaCl और 1% हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6। ये है एज डिसोसिएट है, एज डिसोसिएट इन 100%, एज डिसोसिएट 100%, क्या है 100% डिसोसिएट, एज डिसोसिएट 100%। तो अरेंज करेंगे इनको, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमें क्या करना है, इनको ऑस्मोटिक प्रेशर के क्रम में इनको अरेंज करना है। यानी देखिए 1% NaCl, 1% CaCl2, 1% ग्लूकोज, वो क्या है 100% डिसोसिएटेड सॉल्वेंट के अंदर। तो अब कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के ऑर्डर में इनको हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करता जाता है, बस सीधे क्या करता है नंबर ऑफ आयंस देख लेता है, इसमें नंबर ऑफ आयंस 2, इसमें नंबर ऑफ आयंस 3, उसमें नंबर ऑफ आयंस 1, फिर वो तो डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा। तो इसका लोग वहाँ 1 है तो हम है ना मोस्टली अंदर इसको टिक कर जाते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसलिए तो मैंने कहा आपसे बोर्ड पेपर है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, उसके बाद अटेम्प्ट करिए, ठीक है, ऐसी गलती ना हो। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं और ये देखते हैं कि वास्तव में हमने जो तुक्का मारा बोर्ड एग्जाम में, जो तुक्का मार का है वो सही हो सकता है क्या, है ना, वो भी देखते हैं। हालांकि तुक्का 100% सही कभी भी नहीं होता है, तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा ना दिखें, पेपर को अच्छी तरह पढ़ें तब उसके बाद सॉल्व करें। तो 1% NaCl है, देखो Na का
एटॉमिक वेट है 23, Cl का एटॉमिक वेट है 35.5 और कैल्शियम का एटॉमिक वेट है 40 और कार्बन का कितना होता है 12। ये तो सब क्वेश्चन में दिए होते हैं, पेपर में दिए होंगे। हाइड्रोजन का 1। अब देखो फर्स्ट बात करते हैं, हमें इनके मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ेगी। तो देखो पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl। तो देखो Na का कितना होता है 23 और फिर प्लस Cl का कितना 35.5, तो ये आ जाएगा 58.5। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 58.5। अब देखो CaCl2 को देखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCl2, Ca का एटॉमिक वेट कितना 40, Cl2 कितना हो जाएगा 35.5 इंटू में क्या आ जाएगा 2। फिर एक कैल्शियम का कितना, एक कैल्शियम का 40, तो 40 रख दिया, एक Cl का 35.5 और कितने आइटम उसके 2, तो 35.5 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 40, फिर प्लस ये आ जाएगा 71, तो ये कितना आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 7 और 4 11। इसका एटॉमिक वेट कितना होगा 111। अब करते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। इसका एटॉमिक वेट 12 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 6। हाइड्रोजन को 1 इंटू 12, तो 1 इंटू 12, फिर प्लस 16 होता है इसका, तो 16 इंटू 6, ये हो जाएगा 72, ये हो गया 12, ये हो जाएगा 96। अब इन्हें जोड़ दीजिए, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 0 10 11 11 और 7 8, तो ये आ गया 180। यानी सबके मॉलिक्यूलर वेट हमने सॉल्व कर दिए। NaCl का ये, CaCl2 का और ग्लूकोज का ये। ठीक, आप है ना नंबर ऑफ पॉइंट जब देख के आंसर बता सकते हैं उसमें, हम यानी बिना सॉल्व किए जब उनकी मोलरिटी सेम दे रखी हो, यहाँ तो उन्होंने परसेंटेज दे दी, तो परसेंटेज में हम नंबर ऑफ पॉइंट से उसका आंसर सही नहीं बता सकते, हमें उसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। सॉल्व करके देखते हैं, देखो आपका जो तुक्का वाला ये पे एग्जाम्पल वो फेल हो जाएगा। ठीक, अब ये कि मॉलिक्यूलर वेट मैंने सबके निकाल लिए। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखो इनके मॉलिक्यूलर वेट को यहाँ लिख लेते हैं। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट आया 58.5, CaCl2 का आ गया 111 और ग्लूकोज का कितना है C6H12O6 का आ गया 180। ये इनकी मॉलिक्यूलर वेट है, इसको हटा देते हैं। अब देखो शुरू करते हैं इसको, यानी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालें 1% मतलब ये है, देखो 1% NaCl का मतलब ये है कि 100 ml में NaCl की जो मात्रा हुई है वो 1 ग्राम है, 1 ग्राम है। तो 1000 ml में कितनी होगी, देखो 1% NaCl। तो 1% NaCl मीन्स ये हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में बताओ NaCl की अमाउंट कितनी है, अमाउंट ऑफ NaCl की मात्रा कितनी होगी 1 ग्राम। अब अगर वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए, इसको 1000 ml कर दे तो 1000 ml सॉल्यूशन में NaCl की अमाउंट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 ग्राम। भी क्या हुआ सीधे सीधे, ये जब वॉल्यूम मैंने 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से उसमें कर दी, तो 100 में करिए 1000 हो गया, 1 में करिए 10 ग्राम हो गया। तो इसका मतलब ये होगा, इसको वॉल्यूम तो कितना होगा 1000 ml, कितना होगा इसका वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1000 ml लिख दो या 1 लीटर। और इसका वेट कितना हो गया 10 ग्राम, कितना वेट हो गया इसका 10 ग्राम। ठीक, तो अब है ना, यानी हमें वॉल्यूम भी पता पड़ेगा, W भी पता पड़ेगा, वेट भी पता पड़ेगा। NaCl है, NaCl के लिए हमें बॉन्ड का फैक्टर निकालना पड़ेगा। NaCl ब्रेक होगा Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। यहाँ से I की जो वैल्यू निकालोगे तो NaCl के यहाँ कितने मोल है 2। देखो फॉर्मूला था कि
डिसोसिएशन के बाद कुल मोलों की संख्या, कितने मोल बने, एक और एक दो, तो कुल मोल है इसमें दो। और डिसोसिएशन से पहले मोल कितने हैं, यहाँ 1 ही तो हो गए ना, तो अपॉन में आ गया 1, तो यहाँ I की वैल्यू आ गई 2। अब देखो आप कहेंगे हमें I की जरूरत क्यों है, बिल्कुल I की जरूरत है हमें, क्योंकि ऐसा सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में मिलाने पर क्या होता है, डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए, तो उसके फॉर्मूले में आपको मैंने बताया था कि जहां n है या W/m है वहां पे I से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर कोई सॉल्यूट ना डिसोसिएट हो रहा है नहीं एसोसिएट हो रहा, उसमें I की जरूरत नहीं है, उसका जो सिंपल फॉर्मूला वही यूज होगा, वही उसी को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो ये आयनों में ब्रेक होगा तो I की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी 2। अब देखो पहले NaCl की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। चलो NaCl की वैल्यू क्या आ गई है I। अब देखो इसके फॉर्मूले में चेंज क्या करना है, फॉर्मूला बनेगा इसका 4NaCl। अब यहाँ निकालते हैं 4NaCl। इसका फॉर्मूला है Pv बराबर nRT। अब NaCl क्योंकि डिसोसिएट हो जाता है, हमने इसके एग्जांपल्स भी किए, तो अब जो डिसोसिएट हो रहा है वहाँ I में किससे मल्टीप्लाई, N में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, I से, क्योंकि जब आयनों में ब्रेक होगा तो मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ेगी, कितनी बढ़ी, I इक्वल, इसलिए I से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, P × V, V का मतलब 1 लीटर, ATM तो ली जाएगी सारे, तो I की वैल्यू कितनी है हमारी है 2 इनटू, अब N क्या है हमारा W/m, तो यहाँ आ गया W/m R और T, RT तो सबके लिए सेम, तो 2 इनटू कितना आया था इसका वेट 10 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट कितना है 58.5, तो ये आ जाएगा 20 अपॉन में आ गया 58.5, या हम इसको लिख सकते हैं 200 अपॉन में 585, यानी NaCl को ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है ये, ठीक। RT मैंने छोड़ दिया, RT तो सबके लिए सेम है, तो RT की हम कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएं फालतू में, R × T, तो R × T मैंने RT को ऐसे रख दिया, तो सब में RT सेम ही तो है। अब देखो दूसरा बात करते हैं 4 CaCl2 के लिए, तो CaCl2 में देखो कितना आयंस बने, यही देख लेते हैं, Ca पे 2 पॉजिटिव और प्लस Cl पर 2 नेगेटिव, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुल आयंस ले लो, 2 Cl आयन और एक कैल्शियम आयन, कितने हो गया I की वैल्यू ना 3 आ जाएगी। ये तो सॉल्व हम कर चुके हैं। I क्या है, I डिसोसिएशन के बाद कुल मोल कितने, तो और ये हम देखेंगे मोलों की संख्या 1 3, और उससे पहले तो एक ही होगा, तो I की वैल्यू 3 आएगी। इसका फॉर्मूला रखते हैं Pv बराबर, यहाँ भी I से मल्टीप्लाई होगी nRT, तो I की वैल्यू आ गई हमारी 3 इनटू N की वैल्यू N बराबर W/m इनटू RT, तो ये आ गया 3 इनटू W कितना है इसका, देखो ये भी 1% है, तो ये भी बढ़ाने पर कितना होगा 10, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हमारा 111, और ये RT तो सेम, तो ये आ जाएगा 3 × 10 30 अपॉन में 111 RT, ठीक। इसको भी बाद में सॉल्व करेंगे। अब आते हैं ग्लूकोज को, देखो इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत यहाँ पे हमने जो यूज था वो कर दिया इसको। अब आते हैं 4 ग्लूकोज C6H12O6, यहाँ I की वैल्यू कितनी रहेगी 1, और इसमें I की वैल्यू कितनी आ गई, I की वैल्यू आ गई यहाँ 3, और इसमें I की वैल्यू कितनी आई, I की वैल्यू आ गई यहाँ 2, ठीक है। तो ग्लूकोज देखो ना एसोसिएट होगा नहीं डिसोसिएट होगा सॉल्वेंट में, तो उसकी वैल्यू तो 1 रही, तो यहाँ पे आ जाएगा Pv बराबर W/m इनटू RT। तो ध्यान रखना अगर कोई मॉलिक्यूल ना डिसोसिएट हो रहा है नहीं एसोसिएट हो रहा है, वहां ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे उसके सेम मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो पहले थे सॉल्वेंट में मिलाने के बाद भी वही रहेंगे। तो अब P × V का मान 1, V 1 लीटर हो गया, स्मॉल w कितना है इसका भी, देखो ये भी क्या है 1%, ये भी बढ़ाने का होगा 10 का। इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने सॉल्व किया कितना है 180 इनटू RT, तब देखो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 180 RT। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का बताइए किसका ज्यादा होगा, देखो ये 200 अपॉन 585 30 अपॉन 111, वहां पे 10 अपॉन 1, तो इसको 0 से 0 कैंसिल कर दिए, तो आ जाएगा 1/80 RT।
अब इसकी को सॉल्व करते हैं। देखो 200 में पहले 585 से डिवाइड कर लेंगे। 585 से 200 में डिवाइडेशन। देखो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा है, ये कितने बार जाएगा 5 3 बार, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 और ये 25, 3 5 15 और 2 17, ये 10 में से 5 गए 5, 9 में 5 गए 4, 9 में 7 गए 2, फिर उतार लो 0, तो कितने बार जाएगा 5 10 5 5 20, 54 20, 4 32 और 2 34, 4 5 20 और 3 23, यानी आ रहा है 0.34। कितना आ रहा है 0.34। हाँ ये आ गया 0.34 RT80। ये तो वैल्यू आ गई इसकी इतनी। देखो अब सेकंड वाले की बात करते हैं। देखो 30/111, इसको 111 से 30 में डिवाइड कर दो, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाइए तो ये जाएगा 1 बार, या 2 बार जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 बार तो जाएगा नहीं। 10 में से 2 गए 8, इधर बचे 9 में से 2 गए 7, नहीं जाता तो 0 का लिया तो कितनी बार जाएगा 7 बार। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 में 7 गए 3, 7 में 7 गए 0, ये आया 0.27 RT80। ये वाला आ गया। अब देखो 1/18, यानी यहाँ 1 में क्या करना हमें 18 से डिवाइड करना है। ये वाला हल करते हैं। 18 डिवाइडेड बाई 1 नहीं जाएगी, पॉइंट लगा के 0 नहीं जा रही है, 0 लगा के 0, 18 5 90, 0 10 में से 9 गए 1, तो ये आ गया 0.05। पॉइंट के हमने 2 अंक तक ले लिए, तो ये आ गया 0.05 RT80। ठीक है, तो अब देखिए अब हम इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर देखते हैं किसका ज्यादा है। देखो 0.34 इसका है, 0.27 इसका है और 0.05 इसका है। कौन सा सबसे ज्यादा हुआ? वह हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे कम वाले को बाद में और सबसे ज्यादा वाले को पहले रखना है। तो पहले कौन सा है ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl का सबसे ज्यादा। देखो ये वैल्यू सबसे ज्यादा है। इसके बाद इन दोनों में कौन सी वैल्यू ज्यादा है? ये तो ये आ जाएगा P कौन सा CaCl2, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ CaCl2। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या? ग्लूकोज C6H12O6। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये क्रम बनेगा। तो देखिए वहां पे हमारा क्या था, जो तुक्का मारा था आपने, वो तुक्का अगर हम ऐसे करते हैं तो CaCl2 में आयंस ज्यादा है। भाई यहाँ आयंस इसके नंबर ऑफ आयंस 3 या 2 1 तो इसका ज्यादा होना चाहिए था तुक्का में, लेकिन तुक्का यहाँ फेल हो गया। तो प्लीज बोर्ड में ऐसी गलती ना करें, उसको अच्छी तरह सॉल्व कर लें। अगर परसेंटेज दे रखिए तो ठीक है, उसके बाद आपका आंसर वहाँ पे जब आप एग्जाम में कुछ और करके आते हैं और जब मैं उसको मेरे पास पेपर लाते हैं मैं देखता हूँ तो वहाँ पे आपका आंसर कुछ और निकल जाता है। तो वो इसलिए क्योंकि आपने वहाँ पे क्या करा, आयंस देख लिए और आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं, अपना आंसर वहाँ राइट करिए बहुत जल्दी। तो ये पूरा देखिए क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, अब देखिए आपको ये वाला क्वेश्चन, ये आपको नंबर ऑफ आयंस कब देखने? जब उनकी मोलरिटी सेम हो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, अब जो आपको देखना है सीधे है ना, नंबर ऑफ आयंस कब देखने? जब मोलरिटी सेम हो। ठीक है, तो ध्यान रखना जब मोलरिटी सभी की सेम हो, जब मोलरिटी सभी की सेम हो तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ आयंस प्रोपोर्शनल क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। जब मोलरिटी सबके सेम होगी तो क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां तो परसेंटेज दी हुई थी इसलिए वो वाला फॉर्मूला वहां क्या हुआ? काम नहीं किया। अब देखो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने मोलरिटी ली, 1 मोलरिटी NaCl लिया,
वन मोलरिटी BaCl2 ली मैंने, वन मोलरिटी NH4 का होल टाइप PO4 लिया, और वन मोलरिटी में ही क्या ले लिया मैंने, MgSO4 या Na2SO4 ले लिया, Na2SO4। ठीक है, ये वाले आयंस हैं, ये दोनों सेम हो रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, MgSO4 ले लेते हैं इसको, MgSO4, ये भी सेम हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हमें तो देखना ऑर्डर बनाना है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मोलरिटी, ये भी वन मोलरिटी में, ये भी वन मोलरिटी, ये भी वन मोलरिटी, ये भी वन मोलरिटी, सबकी मोलरिटी से। अब आप यहाँ नंबर ऑफ पॉइंट्स देख के बता सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका सबसे ज्यादा होगा। तो बताइए, देखिए इसमें कितने आयंस बनेंगे NaCl में, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो यहाँ कुल आयंस कितने बने, यानी टोटल आयंस यहाँ हो गए 2। यहाँ कितने बने, BaCl2 में एक बेरियम आयन बना है और 2 क्या बनेंगे, Cl नेगेटिव बनेंगे। तो यहाँ टोटल आयंस कितने आ गए, 1 + 2 = 3। यहाँ कितने बनेंगे तो NH4 कितने बने, पॉजिटिव, ये 3 NH4 आयन बनेंगे और एक PO4 बनेगा, PO4 पर 3 नेगेटिव। तो यहाँ कुल आयंस कितने बने, 3 + 1 = 4। इसमें कितने बने, यहाँ बनेंगे Mg पे 2 पॉजिटिव और SO4 पर 2 नेगेटिव। तो यहाँ कुल आयंस बनेंगे 1 + 1 = 2। तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा। तो सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, ये इसका होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप नंबर ऑफ आयंस देखना है तो उसकी मोलरिटी जरूर चेक कर लें कि मोलरिटी अगर सेम है तो नंबर ऑफ आयंस जिसकी ज्यादा है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो परसेंटेज वाले का ध्यान रखना, परसेंटेज में वहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, वहाँ तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और भी क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबको कराते हैं एक क्रम वाइज सीक्वेंस में। तो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक्स ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहें और ये मेरा मोबाइल नंबर है 7065 100462, आइडिया का नंबर है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स है तो वो मुझे कॉल करके पूछ सकता है अपनी प्रॉब्लम्स और कमेंट्स में लिख सकता है। तो थैंक यू वेरी मच।